सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोलॉजी के बारे में, जो शंकर आईएएस की बुक है। ओके, उसमें से जो चैप्टर नंबर 1 है इकोलॉजी। ओके, तो उसमें से जितने भी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं, वो सारे यहाँ पे कवर किए हैं, ताकि बुक को देखना ना पड़े और जस्ट ये एक वीडियो से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन विथ इम्पोर्टेंट पॉइंट सब चीज़ें मिल जाए एक ही जगह पे। ये जो वीडियो है वो सारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम एंड एसएससी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं ये इकोलॉजी वर्ड आया कहाँ से। तो इकोलॉजी वर्ड जो है वो ओइकोस पर से आया। तो ओइकोस एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है, तो होम और प्लेस टू लिव, यानी कि जीने की जगह। ओके, और इकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, तो स्टडी ऑफ द होम ऑफ नेचर, यानी कि जो पर्यावरण है, यानी कि इन्वायरमेंट है, ओके, उससे पढ़ना। तो स्टडी ऑफ द होम ऑफ नेचर। अब ये तो हमने पढ़ा, यहाँ पे ग्रीक वर्ड है ओइकोस, जिसका मीनिंग होम और प्लेस टू लिव है। ओके, और उसका इंग्लिश में बाद में क्या हुआ, इकोलॉजी हुआ। तो अब इकोलॉजी जो है वो दो वर्ड से बना है। एक तो है इको, यानी कि होम और प्लेस टू लिव, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। अब नीचे है लोगोस। तो लोगोस का मीनिंग क्या होता है, तो स्टडी करना। ओके, यानी कि इन्वायरमेंट की स्टडी करना। तो ये दो वर्ड मिलके बने हैं इकोलॉजी। सो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ देयर इन्वायरमेंट। ओके, यानी कि साइंटिफिक स्टडी करना रिलेशनशिप के बारे में, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में और उनके इन्वायरमेंट के साथ। ओके, एग्जाम्पल मान लो कि ये दो डक है, तो इन दोनों के बीच में साइंटिफिक स्टडी करना और उनके इन्वायरमेंट के साथ स्टडी करना, तो उसे इकोलॉजी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं क्लासिकल टेक्स्ट के बारे में। ओके, तो वैदिक पीरियड के टाइम के ये टेक्स्ट थे। अब एंसेंट टाइम में भी इन्वायरमेंट पे, सर्जरी पे, प्लांट्स पे और एनिमल्स पे किताबें थी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं चरक संहिता के बारे में। तो इसमें इंफॉर्मेशन दी है अबाउट एयर, वाटर, लैंड और सीजन्स के बारे में। ओके, और उसकी बुक ये रही। वैसे ही यहाँ पे सुश्रुता संहिता में क्या था, तो इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड सर्जरी। ओके, तो ये दो जो बुक थी वो वैदिक पीरियड की थी और क्लासिकल टेक्स्ट मानी जाती है। अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो एवरीथिंग सराउंड अस और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ, यानी कि कोई भी चीज़ें जो हमें अफेक्ट करे वो है इन्वायरमेंट। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल भी एक इन्वायरमेंट है। ओके, तो कोई भी चीज़ आपके लाइफ में आपको अफेक्ट करे, ओके, वो है इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो दो कंपोनेंट होता है, एक है बायोटिक, सेकंड है अबायोटिक। तो बायोटिक में क्या होगा कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होगी, इसलिए इसको बायोटिक कहा जाता है, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, फंगई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जबकि अबायोटिक में क्या होगा कि अबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग है। ओके, नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम दैट इन्फ्लुएंसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो अबायोटिक कंपोनेंट है वो नॉन लिविंग है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव देते हैं किसे, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को। दिस इंक्लूड फैक्टर लाइक सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल एंड एयर। तो ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट हुए। दे आर क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट बाय प्रोवाइडिंग द एसेंशियल कंडीशंस एंड रिसोर्सेज नीडेड फॉर लाइफ। ओके, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ये अबायोटिक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीज़ समझ आ गई। तो यहाँ पे मैंने एक मैप रखा है बायोटिक कंपोनेंट का और अबायोटिक कंपोनेंट का। तो बायोटिक में बैक्टीरिया, आर्किया, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, प्लांट और फंगाई। जबकि अबायोटिक में कौन से है, तो एयर, सैलिनिटी, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, पीएच और ह्यूमिडिटी। तो ये सारे अबायोटिक फैक्टर हुए और ये बायोटिक फैक्टर है।
तो अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो सबसे पहले ये वाला मैप जो है वो समझता है। तो यहाँ पे देखो एक फिश है जो कि वो इंडिविजुअल है, यानी कि सिर्फ एक ही है। उसके बाद उसकी पूरी फैमिली है, यानी कि पॉपुलेशन। ओके, उसके बाद क्या आएगा, पूरी कम्युनिटी आएगी। देखो ये फिश है, ओके, ये श्रिम्स है। तो दोनों पानी में रहता है लेकिन एक प्रकार के नहीं हैं, दोनों अलग अलग है। उसके बाद ये बड़ी शार्क है, ओके, और ये सब कुछ बैक्टीरियास वगैरह है। तो ये पूरी कम्युनिटी हुई पानी में रहने वाली। आगे इकोसिस्टम होता है पूरा। तो इकोसिस्टम के अंदर क्या आ गया, तो प्लांट्स भी आ गए, ओके, और दूसरे सारे जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो आ गए। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम बन गया है यहाँ पे। फिर आता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में क्या और ऐड हो गया, तो ये लैंड ऐड हो गया, फिर ये सनलाइट और बाहर का एटमॉस्फेयर। तो ये पूरा बायोस्फीयर है। ओके, तो पहले इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और फिर बायोस्फीयर। तो ऐसा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पे और एक मैप है, तो उसमें भी यहाँ पे सेम चीज़ है, यानी कि एक इंडिविजुअल, उसकी फैमिली, फिर पूरी कम्युनिटी हुई, फिर एक इकोसिस्टम हुआ, ओके, फिर ऊपर आया थोड़ा बायोम, और उसके ऊपर बायोस्फीयर पूरा। ओके, तो इतनी चीज़ें। बायोम में क्या होगा कि पूरा एक मान लो कि एक पूरा सी है, ओके, एक पूरा ओशन है, तो वो पूरा एक बायोम हुआ। और उसके ऊपर बायोस्फीयर, यानी कि पूरा जो ऊपर एटमॉस्फेयर भी है वो भी आ गया। तो इससे कहता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कम्युनिटी के बारे में बात करें तो दो प्रकार की कम्युनिटी होती है, एक मेजर और एक माइनर। तो मेजर के अंदर क्या आएगा, तो लार्ज साइज, यानी कि बड़ी मात्रा में, वेल ऑर्गेनाइज हो, डिपेंड्स ओनली ऑन सन एनर्जी, यानी कि सूर्य की एनर्जी पे ही डिपेंड हो। तो उसका एग्जांपल क्या है, फॉरेस्ट, तो वो मेजर में आया। ओके, माइनर में कौन सा आया, तो डिपेंडेंस ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज़, एग्जांपल एनिमल्स, बर्ड्स। ओके, यानी कि इन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ता है नेबरिंग पे। अभी जो प्लांट्स होता है उस वो तो कोई वेज या नॉन वेज तो खा नहीं सकता, वो तो एनर्जी लेता है, तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये जो माइनर जो कम्युनिटी है वो डिपेंडेंट है, लाइक एनिमल्स है अभी। ओके, तो एनिमल्स को डिपेंड रहना पड़ता है किसी और एनिमल पे फीडिंग के लिए, उसे कंज्यूम करने के लिए। तो इसे कहता है माइनर कम्युनिटी। अब बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम होता क्या है, तो वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का। अभी आपने लाइफ में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा कि सेल, सेल होता क्या है, तो सेल होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे यहाँ पे इकोसिस्टम वो बायोस्फीयर पे डिपेंड है। ओके, तो इकोसिस्टम इज ए स्मॉल और सिंगल ट्री एंड लार्ज एज एंटायर फॉरेस्ट, यानी कि एक सिंगल ट्री में भी पूरा इकोसिस्टम हो सकता है। वो कैसे, तो एग्जाम्पल मानो कि एक छोटा सा ट्री है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स रहता है, छोटे छोटे जीव जंतु रहता है। ओके ना, ट्रीज़ के नीचे कुछ एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं, यानी कि सर्वाइव करते हैं। तो एक पूरा सिंगल ट्री है वो एक इकोसिस्टम हुआ। और लार्ज एज एंटायर फॉरेस्ट, यानी कि एक फॉरेस्ट है बहुत बड़ा, वो भी एक इकोसिस्टम हुआ जिसके अंदर बहुत सारे बर्ड है, बहुत सारे एनिमल्स है जो माइग्रेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ओके, फिर आगे बात करें तो इफ़ वन पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इज़ डैमेज और डिसअपियर इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग, यानी कि अब मान लो कि फॉरेस्ट वगैरह काट दिए जाए तो बर्ड्स वगैरह कहाँ पे जाएंगे, छोटे छोटे एनिमल्स हो गए वो सारे मर जाएंगे। ओके, जो हर्बीवोरस हो गए वो तो मर ही जाएंगे, तो वो मर गए तो फिर कार्निवोरस जो होगे वो क्या खाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट हर जगह पे होगा। यहाँ पर मैंने फॉरेस्ट की पिक रखी है और यहाँ पे मैंने एक मैप रखा है जिसमें प्रोड्यूसर है, यानी कि ट्री है जो प्रोड्यूस करता है। ओके, CO2 प्रोड्यूस करता है, CO2 कंज्यूम करता है, ये सन की एनर्जी है। ओके, फिर यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, फिर ये वाटर है, नीचे सॉइल है जो डिकम्पोज हो रहा है। तो ये पूरी साइकिल है जो आगे हम अच्छे से समझते हैं। अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी, तो एन इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिक एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टूगेदर टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ, यानी कि एक बबल क्रिएट करते हैं लाइफ का, जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं। साथ में रहना मीन्स कि मिलजुल के नहीं, ओके, लेकिन एक एरिया में रहना।
तो उसे कहता है इकोसिस्टम। तो ये पूरी डेफिनेशन है उसकी। अब कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अबायोटिक की, जो हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ा, जिसके अंदर नॉन लिविंग चीज़ें हैं सारी, लाइक एयर, लाइट, ह्यूमिडिटी, पीएच, मिनरल्स वगैरह। ओके, और अब बायोटिक को समझते हैं थोड़ा डिटेल्स में। तो उसके अंदर एक चीज़ है, वो है प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब ये क्या होता है अच्छे से समझना। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है कौन? तो ऑटोट्रॉप्स, जो कि ग्रीन प्लांट्स है और सर्टेन बैक्टीरिया एंड एल्गाई। यानी कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एल्गाई होती है। ओके, इसे ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है वो एक चीज़ करता है, वो क्या? वो है फोटोसिंथेसिस। सो दे सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल से क्या करते हैं? वो सिंथेसिस करते हैं, यानी कि बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और किससे बनाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की मदद से बनाएगी बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, यानी कि ये जो प्लांट है, ओके, वो सन से एनर्जी लेगा, CO2 कंज्यूम करेगा, O2 रिलीज करेगा। ओके, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंथेसिस करेगा। और किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो सनलाइट, वाटर की और CO2 की। तो सबको मिलके वो O2 क्रिएट करेगा। तो ये है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी। अब आगे बात करें इकोसिस्टम के बारे में। तो एक है टेरेस्ट्रियल और एक है एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर कौन होगा, यानी कि कौन फोटोसिंथेसिस करेगा? तो वो है ट्री एंड वुडी प्लांट्स। ओके, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होगा? तो वो है एक्वेटिक प्लांट्स एंड माइक्रोस्कोपिक अलगाई। तो ये देख सकते हो कि पानी के अंदर भी प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि जो सन की रेज है वो पेनेट्रेट होती है। ओके, वाटर के आर पार पेनेट्रेट होती है, तो उसकी मदद से ये कर सकता है। और टेरेस्ट्रियल में ये जो वुडी प्लांट्स वगैरह हो गए, ट्रीज़ हो गए बड़े बड़े, वो ये चीज़ करेंगे। तो इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है, यानी कि खुद का खाना खुद पकाना। ओके, ना कि किसी पे डिपेंडेंट रहना। अब आगे बात करें तो वो है कंज्यूमर्स। तो इन्हें हेट्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है और फैगोट्रॉप्स भी कहा जाता है। तो वो इनकेपेबल होते हैं ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओवन फूड। ओके, यानी कि वो अपना खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, उन्हें दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिक फूड डिराइव फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड बोथ। यानी कि या तो प्लांट्स फीड करे वो, या एनिमल्स करे, या फिर दोनों चीज़ें करे। ओके, तो पीछे हमने पढ़ा वो था प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये चीज़ है वो है कंज्यूमर्स है। ओके, दोनों अलग अलग चीज़ है। एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर्स इन इकोसिस्टम। तो एक तो हर्बीवोरस हो सकता है, हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, फिर कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी, और फिर ओमनीवोरस। ये ऐसे जीव होते हैं ओमनीवोरस जो वेज और नॉन वेज दोनों कंज्यूम करते हैं। अब आगे कंज्यूमर को थोड़ा डिटेल्स में जाने। तो एक है मैक्रो, एक है माइक्रो। तो मैक्रो के बारे में अगर बात करें तो वो फीड करते हैं प्लांट और एनिमल और बोथ। ओके, यानी कि वो हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं और ओमनीवोरस भी हो सकता है। ओके, कोई भी हो सकता है, लायन हो सकता है, रैबिट हो सकता है, डियर हो सकता है, क्रोकोडाइल हो सकता है, कोई भी। तो वो फीड क्या करेंगे? प्लांट को भी कर सकते हैं, एनिमल को भी कर सकते हैं, या दोनों को कर सकते हैं। सेकंड है माइक्रो। दे आर बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो ये क्या है? माइक्रो, आपको नाम से पता चलेगा कि छोटी साइज़ है माइक्रो, और ये मैक्रो यानी कि बड़ी साइज़। तो माइक्रो जो है, दे आर बैक्टीरिया एंड फंगाई। दे obtain एनर्जी फ्रॉम डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यानी कि कोई प्लांट मरता है, ओके, यानी कि वो सड़ने की जो प्रोसेस स्टार्ट होगी ना, तो वो माइक्रो कंज्यूमर से होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि उसे कंज्यूम करेंगे। कोई एनिमल्स मर जाता है तो वो कीड़े पड़ जाता है। ओके, तो वो क्या होगा? डिकम्पोजिशन, उसकी जो प्रोसेस होगी वो स्टार्ट होगी, तो वो माइक्रो कंज्यूमर के द्वारा स्टार्ट होगी। आगे बात करें तो माइक्रो कंज्यूमर्स में सैप्रोट्रॉप्स भी होता है, ऑस्मोट्रॉप्स भी होता है। ओके, ये दोनों चीज़ें सेम ही है, इनका काम सेम ही है, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है, इसलिए अलग अलग नाम है।
ऑर्गेनिजम्स दैट एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर कोल्ड एज डिकम्पोजर, यानी कि जिसे कोई चीज़ सड़ रही हो और उसमें से उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिले तो वो क्या है, डिकम्पोजर है। यानी कि किसी सड़ी हुई चीज़ में से न्यूट्रिशंस पाना, तो उसको कहते हैं डिकम्पोजर्स। आगे बात करें तो अर्थवॉर्म एंड सर्टेन सॉइल ऑर्गेनिज्म सच एज नेमाटोड्स एंड अर्थ्रोपोड्स कोल्ड एज डेट्रीवोरस। तो डेट्रीवोरस में वही चीज़ हुई, यहाँ पे नाम का ही डिफरेंस है। ओके, सबका काम एक ही है, यानी कि जो हमने माइक्रो पढ़ा, तो माइक्रो कंज्यूमर का काम यही है कि डेड ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है, चीज़ें होती है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स पाना। ओके, तो यहाँ पे मैंने पिक रखा है, ये अर्थवॉर्म का है और ये नेमाटोड्स वगैरह है। अब बात करें नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में, तो उसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उसमें सबसे पहले आता है फॉरेस्ट, सेकंड है ग्रासलैंड और थर्ड है डेजर्ट। ओके, और आगे एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और थर्ड सलाइन वाटर। तो इनमें कुछ डिफरेंस है। ओके, तो आगे हम वो समझते हैं अच्छे से। तो सबसे पहला है फ्रेश वाटर, यानी कि सैलिनिटी सबसे पहले हम जाने तो कितनी होती है, तो लेस देन 0.5 to 1%, यानी कि 1% से भी कम होती है। पीपीटी यानी कि लेस देन 1% पीपीटी। पीपीटी का मीनिंग पार्ट्स पर 1000। ओके, हैबिट क्या होगी, हैबिटेट क्या होगा, तो फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर मिलेगा। ऑर्गेनिजम्स आर एडेप्टेड टू लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लो होगा उस लेवल के होंगे। ओके, ना कि सॉल्टी ऑर्गेनिज्म होंगे जो सॉल्ट वाटर में रहे। अदर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पानी में लोअर डेंसिटी होगी और हायर डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी पानी में। तो इस पूरे वाटर को कहा जाता है फ्रेश वाटर, जो कि यहाँ पे मैंने पिक रखा है एक लेक का। ओके, आगे बात करें ब्रैकिश वाटर की, तो सैलिनिटी इसमें होगी 5 to 35, बिटवीन 5 to 35 पीपीटी। हैबिटेट के बारे में अगर बात करें तो ए मिक्स ऑफ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर, यानी कि सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्सिंग होगा एक। ऑफन फाउंड इन द एस्चुरीज, मैंग्रोव स्वैम्प्स एंड सम कोस्टल लेक्स, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये नदी आ रही है और यहाँ पे जो सी है वहाँ पे मिल रही है, तो ये जो पार्ट है वो ब्रैकिश वाटर कहा जाएगा। ऑर्गेनिज्म अ यूनिक मिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एडेप्टेड टू वेराइंग लेवल्स ऑफ सैलिनिटी, यानी कि यहाँ पे कुछ अलग टाइप के ही ऑर्गेनिजम्स वगैरह मिलेंगे। अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट डेंसिटी होगी एंड अदर प्रॉपर्टीज़ दैट आर बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, यानी कि मिडल वाली जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे होगी। इंटरमीडिएट डेंसिटी होगी वाटर लेवल की, ऑक्सीजन का लेवल भी इंटरमीडिएट होगा, तो वो सब चीज़ें हैं। लास्ट मरीन वाटर की यानी कि सी वाटर की अगर हम बात करें तो सैलिनिटी है ग्रेटर देन 35 पार्ट्स पर 1000। हैबिटेट के बारे में बात करें तो सिंपली ओशन एंड सीज में ही पाया जाएगा सी वाटर जो है वो। ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म आर एडेप्टेड टू हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे जो फिश वगैरह होगी वो मरीन वाटर फिश होगी, यानी कि उनका सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई होगा। ऐसी स्पीसीज जो ये सह पाए इतना 35 पीपीटी अबव सॉल्ट जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सह पाए। अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करें तो हाइयर वाटर डेंसिटी होगी और लोअर डिजोल्व ऑक्सीजन होगा, यानी कि डिजोल्व की जो मात्रा ऑक्सीजन की जो मात्रा है इसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है इकोटॉन। तो इकोटॉन होता क्या है, तो जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। तो दो डाइवर्स इकोसिस्टम है यानी कि लैंड और वाटर, तो उन दोनों के बीच का जो जंक्शन है उसे कहेगी इकोटॉन। इसे जोन ऑफ टेंशन भी कहा जाता है। यहाँ पे एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है, एन इकोटॉन इज अ ट्रांजिशनल और बाउंड्री जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम, okay, such as the area where a forest meets a grassland or a river meets a marsh। ओके, यानी कि रिवर मीट करेगी किसी मार्श को, यानी कि ये सारे मार्श है जहाँ पे छोटे छोटे घासेस वगैरह हो गए, तो इसे कहा जाता है जंक्शन कहा जाता है इसे।
दो डाइवर्स इकोसिस्टम, दो अलग अलग इकोसिस्टम होती है, उन दोनों के बीच का जंक्शन, तो उसे कहता है इकोटॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने और एक एग्जांपल रखा है इकोटॉन का, तो ये है मैंग्रोव्स। ओके, तो ये भी इकोटॉन का एक एग्जांपल है। आगे बात करें तो वो है एज इफेक्ट। तो एज इफेक्ट होती क्या है? द एज इफेक्ट इज ए फिनोमिनॉन where the boundary or ecoton between two different ecosystem has greater biodiversity and population density. The age effect in ecology is the phenomenon where there is a greater variety of life at the boundary between two different habitats. This transition zone called an ecoton, जो हमने पीछे पढ़ा, can have more species and a higher population density than either of the individual habitats. तो इकोटॉन हमने पीछे पढ़ा, उसमें क्या था कि दो अलग अलग इकोसिस्टम मिलते हैं, उसे इकोटॉन कहता है। अब एज इफेक्ट क्या होता है? तो ये जो दो अलग अलग इकोसिस्टम जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे जो स्पीसीज होंगे, ओके, वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। एग्जांपल मान लो कि जहाँ पे रिवर होता है और रिवर के बाजू में लैंड है, ओके, तो वो वहाँ पे क्या होगा कि क्रोकोडाइल जो होगा, वो क्रोकोडाइल क्या होगा, कुछ टाइम पानी में रहेगा, कुछ टाइम वहाँ पे किनारे पे आके बैठेगा। तो वैसे बहुत सारे स्पीसीज हो गए लाइक टर्टल। तो इसे क्या कहते हैं? एक एज इफेक्ट कहता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी और वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स पाए जाएंगे। तो सिंपली यही है एज इफेक्ट, जहाँ पे अच्छे खासे एनिमल्स की मात्रा देखने को मिलती है। यहाँ पे एक डायग्राम है लाइक ये फॉरेस्ट, यह है ग्रासलैंड और यह है इकोटॉन जोन। ओके, अब बात करते हैं निश के बारे में। तो निश होता क्या है? तो एन इकोलॉजिकल निश इज द स्पेसिफिक रोल एन ऑर्गेनिज्म प्ले, ऐसी चीज़ जो एक ऑर्गेनिज्म प्ले करता है अपनी लाइफ में, लाइक प्रोफेशन, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो कोई कार्य कर रहा है अपना, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। ओके, ऑर्गेनिज्म प्ले इन इट्स इकोसिस्टम इंक्लूडिंग इट्स हैबिटेट, हाउ इट गेट फूड एंड शेल्टर, कैसे उसे फूड मिलेगा, कैसे वो रहता है, एंड हाउ इट इंटरेक्ट विथ अदर ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। लाइक ये जो एंट है वो क्या कर रही है, लीफ को अपने साथ ले जा रही है, तो एक ये उसका निश है, ये उसका प्रोफेशन है। ओके, तो इसे कहते हैं निश, यानी कि प्रोफेशन। यहाँ पे बात करें इकोलॉजिकल निश की, तो आपने ये चीज़ तो अपनी लाइफ में देखी होगी, यानी कि ऐसे दो कोई मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ऐसे कोई दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे, ओके, कीड़े, जो ऐसी चीज़ अपने साथ ले जाता है। तो ये निश है, यानी कि उनका प्रोफेशन है ये चीज़ करना। द इकोलॉजिकल निश डिस्क्राइब द फंक्शनल पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इन्वायरमेंट। तो अपना एक फंक्शनल पोजिशन दिखाते हैं। ए निश कॉम्प्राइज द हैबिटेट इन विच द ऑर्गेनिज्म लाइव्स, यानी कि उनका हैबिटेट क्या है, एक्टिविटी पैटर्न क्या है उनकी, और उनके पास कैसे रिसोर्सेज है टू obtain फ्रॉम द हैबिटेट। तो ये सारे यहाँ पे एक्टिविटी पैटर्न लिखी, तो ये ऐसे एक्टिव रहते हैं। ओके, यहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस है, ये उनकी हैबिट है, ये अडेप्टेशन है उनका, तो ये सब चीज़ें है, उनका फिजिकल कंडीशन लिखा हुआ है। तो सिंपली निश क्या होता है, तो कोई ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई प्रोफेशन किया जाए, ओके, उसका कार्य, उसे निश कहा जाता है। अब कुछ स्मॉल पॉइंट्स के बारे में बात करें तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो कवर 7% ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, वो अर्थ का 7% कवर करता है, एंड 40% जितना वर्ल्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, यानी कि सबसे ज़्यादा प्लांट और एनिमल स्पीसीज कहाँ पे होता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। ओके, अब आगे बात करें तो वो है रिवर्स माउथ। ओके, यानी कि आप ये समझो कि यहाँ से नदी आ रही है, यहाँ पे दरिया है पूरा, तो ये जो जगह है उसे कहते हैं रिवर माउथ, और उसको कहा जाएगा एस्चुरीज। ओके, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है अच्छे से, तो नहीं देखी हो तो जाके ज़रूर देखना। और एक चीज़ मैंने नीचे लिखी है, हमें पता है कि जहाँ पे हिमालय है, ओके, यानी कि माउंटेन, तो उसकी हाइट 8000 मीटर से भी ऊपर है, तो वहाँ पे प्लांट्स वगैरह नहीं होता है। ओके, होता क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो पढ़ते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई डू ऑकर्स एट ग्रेट हाइट बियॉन्ड 8000 मीटर, यानी कि वो वहाँ पे प्रेजेंस होते हैं,
ओके, बैक्टीरिया एंड फंगाई उतनी हाइट पे भी प्रेजेंस होता है, लेकिन होता क्या है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता है। ओके, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया एग्जांपल में कि इतनी हाइट पे बैक्टीरिया और फंगाई वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते या नहीं, तो आंसर आएगा कि मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता है। तो इतनी चीज़ें थी, और ये चैप्टर 1 यहाँ पे इकोलॉजी का था वो ख़त्म हुआ। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था, सारी डेफिनेशन थी, कुछ चीज़ें ऐड करनी थी वो मैंने की, तो सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया। तो चैनल को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी आएगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग योर लाइफ।